आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे बंधनी समावयवता। अगर इंग्लिश में देखें तो इसे बोलेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। जैसा कि लिंक से संबंध में आ रहा समझ में आ रहा है कि कोई दो चीज़ों का आपस में बंधन होगा, तो उसी प्रकार से लिंकेज समावयवता को हिंदी में बंधनी समावयवता कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि उभयदंती संलग्नी युक्त उपसह संयोजन यौगिक में बंधनी समावयवता पाई जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उभयदंती संलग्नी युक्त उपसह संयोजन यौगिक में बंधनी समावयवता पाई जाती है। इसको थोड़ा इंग्लिश में देखें तो और स्पष्ट हो जाएगा। कह रहा है लिंकेज आइसोमेरिज्म एराइजेज इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग एम्बीडेंडेट लिगेंड। तो एम्बीडेंडेट यानी उभयलिंगी उभयदंती जो कंपाउंड होते हैं, लिगेंड जिसमें होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा है कि एक सरल उदाहरण अगर हम लोग बात करें तो थायोसाइनाइड लिगेंड यानी NCS- युक्त संकुल यानी कॉम्प्लेक्स, यह लिगेंड नाइट्रोजन द्वारा धातु से बंधित होकर MnCH तथा सल्फर द्वारा बंधित होकर MsCN देता है। तो यहाँ पर देखिए जो उभयदंती शब्द लिखा हुआ है एम्बीडेंडेट, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि जैसे थायोसाइनेट लिगेंड है NCS-, तो इस कॉम्प्लेक्स में क्या है कि यह लिगेंड नाइट्रोजन युक्त धातु से संबंधित होकर, अगर नाइट्रोजन द्वारा धातु से संबंध बनाएगा तो MnCS हो जाएगा, अगर सल्फर द्वारा बंधित होकर के कंपाउंड बनाएगा तो MsCN हो जाएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब नाइट्रोजन और सल्फर दो जगह ये मेटल जो है जुड़ सकती है। तो चूंकि दो जगह जुड़ सकती है इसलिए इसे उभयदंती या एम्बीडेंडेट बोलते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि मेढक जो होता है वो जल और थल दोनों में रह सकता है, इसलिए उसे उभयचर कहा जाता है। तो उसी तरह से उभयदंती। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे। अब देखिए आगे कह रहा है जार जेंसेन ने C0NH3 संकुल में इस प्रकार के व्यवहार की खोज की। तो सबसे पहले बंधनी समावयवता जो है, तो इसमें जो एक ही कंपाउंड में दो जो आयन है वो मेटल जोड़ सकते हैं, तो इस व्यवहार की खोज सबसे पहले जॉर्ज जेंसेन ने की थी। C0NH3 बड़ा कोष्ठक के बाद Cl2। तो इस कॉम्प्लेक्स में जॉर्ज जेंसेन ने जो है बंधनी समावयवता कहें या जो ये उभयदंती संलग्नी जो है यानी NCSS में जैसे माइनस में जो कि थायोसाइनेट लिगेंड है, नाइट्रोजन से धातु जुड़ सकती है या सल्फर से धातु जुड़ सकती है। तो इस जो व्यवहार है इसकी खोज किसने की? जॉर्ज जेंसेन ने। कह रहा है संकुल जिसमें नाइट्राइट लिगेंड ऑक्सीजन के द्वारा ONO धातु से जुड़ा रहता है, यानी ONO धातु से जुड़ा रहता है, लाल रंग का होता है, तथा जिसमें नाइट्राइट लिगेंड नाइट्रोजन यानी NO2 के साथ जुड़ा रहता है, पीले रंग का होता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। एक कलर आपसे पूछा जा सकता है नीट में, इसलिए इसे भी हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे। तो कुल मिला के बंधनी समावयवता में हम लोगों ने ये समझा
कि जो उभय दंती संलग्नी युक्त उपसा संयोजन यौगिक हैं उनमें बंधनी समयावता पाई जाती है। और ये जो उभय दंती संलग्नी जो है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे थायोसाइनेट लिगेंड है तो NCS माइनस है, तो इसमें जो मेटल है वो नाइट्रोजन से जुड़ करके MnCS बना सकती है, या फिर इस सल्फर से जुड़ करके MsCN बना सकती है। तो दो तरीके से जुड़ सकती है, इसीलिए उसे उभय दंती संलग्नी युक्त उपसा संयोजन यौगिक कहेंगे। अब देखिए आगे आ जाता है, तो जार्जेंसन ने सबसे पहले C0NH3 का होल 5NO2 बड़े ब्रैकेट में बंद करेंगे Cl2, इसमें जो है यह उभयदंती संलग्नी वाले व्यवहार को देखा और बताया कि अगर नाइट्राइल लिगेंड ऑक्सीजन के द्वारा जुड़ करके मेटल से, यानी ये ONO जो है मेटल से जुड़ेगा तो लाल रंग देगा, अगर नाइट्राइट लिगेंड नाइट्रोजन यानी NO2 के साथ धातु से जुड़ेगा तो पीला रंग देगा। ये चीज़ निकल करके सामने आई। अब देखिए आगे देखते हैं, उपसा संयोजन समावयवता यानी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तभी हमने लिंकेज आइसोमेरिज्म पढ़ा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो देखिए कह रहा है कि किसी संकुल में उपस्थित सभी धातुओं की धनायनिक एवं ऋणायनिक उपसा संयोजन सत्ता के मध्य लिगेंडों के अंतर परिवर्तन से इस प्रकार की समावयवता उत्पन्न होती है। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कोई कॉम्प्लेक्स है तो उसमें जो धातु आयन है, धातुओं के चाहे धनायन हो या ऋणायन हो, वो आपस में अंतर परिवर्तन होता है लिगेंडों के मध्य, तो इस प्रकार की समावयवता उत्पन्न होती है। तो देखिए कह रहा है कि किसी संकुल में उपस्थित भिन्न धातुओं की धनायनिक, मतलब भिन्न धातु, उसमें अलग अलग तरह की जो धातु होंगी उनमें धनायनिक एवं ऋणायनिक उपसा संयोजन सत्ता के मध्य लिगेंडों के अंतर परिवर्तन से इस प्रकार की समावयवता उत्पन्न होती है। अब देखें यहाँ पर दिखा रहा है कि संकुल C0NH3 पूरा अंडरलाइन कर लें। यहाँ कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स C0NH3 का होल 6 CrCN का होल 6, यहाँ पर देखिए कोबाल्ट और क्रोमियम दो धातुएं हैं, इसका उदाहरण है उपसा संयोजन समावयवता का, जिसमें NH3 जो है वो लिगेंड C0+3 से संबंधित है, ये NH3 C0+3 से संबंधित है, तथा ये CN- लिगेंड Cr+3 से संबंधित है। तो इसके उपसा संयोजन समावयव CrNH3 का होल 6। अब देखिए NH3 में C0 की जगह Cr आ गया और इधर CN में Cr की जगह C0 चला गया, यानी आपस में अंतर परिवर्तन हो गया। तो ये अंतर परिवर्तन हो गया, तो वही कह रहा है में NH3 लिगेंड Cr+3 से जुड़े हैं तथा CN- लिगेंड C0+3 से जुड़े हैं। तो कुल मिलाकर के कोबाल्ट और क्रोमियम का अंतर परिवर्तन हो गया है, तो इस वजह से इसे हम उपसा संयोजन समावयवता कहेंगे। अब देखिए आगे आ जाता है हमारा आयनन समावयवता, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो देखिए कह रहा है कि जब किसी संकुल में उपस्थित प्रति आयन स्वयं एक संभावित लिगेंड हो तथा किसी लिगेंड को प्रतिस्थापित कर सकें और विस्थापित लिगेंड प्रतिआयन बन सके, तो इस प्रकार की समावयवता उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं। कह रहा है दिस फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म एराइजेज व्हेन द, अब देखिए आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कह रहा है, तो आयोनाइजेशन का मतलब आयनन होता है, आयन का मतलब धनात्मक और ऋणात्मक आयन बनेंगे। तो वही कह रहा है कि दिस फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म एराइजेज व्हेन द काउंटर आयन, यानी जो एक दूसरे को काउंटर करें, यानी उनको प्रति आयन कहते हैं, इन ए कॉम्प्लेक्स साल्ट इज इट सेल्फ ए पोटेंशियल लिगेंड
एंड कैन डिस्प्लेस ए लिगेंड विच कैन देन बिकम द काउंटर आयन। तो कह रहा है कि जो लिगेंड है उसमें खुद में इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि वह दूसरे लिगेंड को डिस्प्लेस कर सके जो उसका काउंटर आयन है, मतलब खुद काउंटर आयन बन सके। अब देखें यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है। अब देखें यहाँ पर कॉम्प्लेक्स यानी संकुल C0NH3 का होल 5SO4 बड़े ब्रैकेट के अंदर है, Br बाहर है। अब यहाँ पर देखिए Br अंदर हो गया और SO4 बाहर हो गया। तो इस प्रकार जो स्थिति बनती है वो आयनन समावयवता के अंतर्गत आता है। तो ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स हैं ये आयनन समावयवता के उदाहरण हैं। तो इसको फिर से हम एक बार देखते हैं। कह रहा है जब किसी संकुल में उसका प्रति आयन स्वयं एक संभावित लिगेंड हो तथा किसी लिगेंड को प्रतिस्थापित कर सके और विस्थापित लिगेंड प्रति आयन बन सके, यानी जो काउंटर आयन है ये बन भी सके। प्रति आयन स्वयं एक संभावित लिगेंड को प्रतिस्थापित कर सके और प्रतिस्थापित लिगेंड स्वयं प्रति आयन बन सके, तो इस प्रकार की समयावता उत्पन्न होती है, यानी आयनन समयावता उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर देखिए उपसह संयोजन समयावता में क्या था कि जो मेटल आयन है ये चेंज हो रहे थे पोजीशन, यहाँ पर जो आयन है वो चेंज हो रहे हैं। देखिए यहाँ Br बाहर है, यहाँ पर SO4 बाहर है। तो इस तरह से हम लोग अंतर समझ लेंगे। अब आ जाता है आगे हमारे पास विलायक योजन समावयवता। इसको इंग्लिश में बोलेंगे सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। तो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म के बारे में थोड़ा समझें और आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि जब जल विलायक के रूप में प्रयुक्त होता है तो इस प्रकार की समयावता हाइड्रेटेड समावयवता कहलाती है। तो अगर हम पानी को यूज करें, तो अगर पानी यूज हो जाएगा तो फिर इस विलायक योजन समावयवता को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड समावयवता, यानी हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। यह आयनन समावयवता के समान है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि यह बिल्कुल आयनन समावयवता के समान है। विलायक योजन समावयवों में केवल इतना अंतर होता है कि एक समावयव में विलायक अणु धातु आयन से लिगेंड के रूप में सीधा संबंधित रहता है तथा दूसरे समावयव में विलायक अणु संकुल के क्रिस्टल जालक में मुक्त रूप से विद्यमान रहता है। तो क्या अंतर है, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आयनन समावयवता जैसा ही होता है। जैसे आयनन समयावता में हमने देखा था कि एक बार Br बाहर हो गया था, एक बार हमारा SO4 बाहर हो गया था, तो वही कंडीशन इसमें होगी। बस फर्क कितना है कि कह रहा है कि विलायक योजन समावयवों में केवल इतना अंतर होता है कि एक समावयव में विलायक अणु धातु आयन से लिगेंड के रूप में सीधा संबंधित होता है, जैसे CrH2O का होल 6 Cl3। तो यहाँ पर देखिए Cr जो है सीधा पानी से जुड़ा हुआ है तथा दूसरे अणु में विलायक अणु, यानी मान लीजिए जैसे पानी विलायक है, तो विलायक अणु संकुल के क्रिस्टल जालक में मुक्त रूप में विद्यमान रहता है। यहाँ पर देखिए 6 H2O है, यहाँ पर 5 बचे और हाई क्रिस्टल जालक में ही है H2O, लेकिन देखिए बड़े ब्रैकेट के बाहर आ गए। और ये Cl3 जो है इसका एक Cl अंदर चला गया। तो ये हमारा जो एक्वा संकुल है, यानी एक्वा कॉम्प्लेक्स है, एक्वा का मतलब पानी, तो CrH2O का होल 6 बड़े ब्रैकेट में, फिर Cl3 ये बैंगनी कलर का होगा तथा इसका विलायक योजन समावयव जो है वो CrH2O का होल 5 Cl बड़े ब्रैकेट में, फिर Cl2.H2O ये भूरा हरा रंग दिखाता है। तो आयनन समावयवता के तरह ही होता है, बस फर्क इतना है कि जो हमारा विलायक अणु है, जैसे पानी है, इसमें एक बार ये जो मेटल है
धातु आयन के लिगेंड से सीधा बंधित रहता है। यहाँ पर देखिए सीधा पूरे पानी के अणु यहाँ पर Cr से बंधे हुए हैं, और यहाँ पर 5 अणु बंधे हुए हैं, 1 अणु बाहर हो गया, और जो 1 अणु बाहर हुआ उसकी पूर्ति के लिए Cl का एक परमाणु अंदर आ गया। तो इन बातों को थोड़ा बारीकी से अगर हम लोग समझ लें तो बहुत आसानी से हम इस काम को कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न उत्तर आ जाते हैं, तो इनको प्रश्न उत्तर को हम जब करेंगे पीछे वाले क्वेश्चन तो साथ में करते चलेंगे। अब देखिए आ जाता है उपसंयोजन यौगिकों में आबंधन, यानी बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग कैसे बनती है इस बारे में हम समझेंगे। तो देखिए कह रहा है कि उपसंयोजन यौगिकों में आबंधन की प्रकृति का वर्णन सर्वप्रथम वर्नर ने किया था। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनमें जो बांड बनाने वाली प्रकृति है, इसका सबसे पहले वर्णन हमारे वर्नर वैज्ञानिक ने किया था, परंतु यह सिद्धांत निम्न आधारभूत प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका। लेकिन ये नीचे कुछ प्रश्न पूछे वैज्ञानिकों ने, तो इस कॉन्सेप्ट के द्वारा ये प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल सका। जैसे कह रहा है क्यों कुछ ही तत्वों में उपसंयोजन यौगिक बनाने का विशिष्ट गुण पाया जाता है। इस बात को यह सिद्धांत जो वर्नर ने दिया उपसंयोजन यौगिकों में आबंधन की प्रकृति का जो सिद्धांत दिया वर्णन ने, वो इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाया कि क्यों कुछ ही तत्वों में उपसंयोजन यौगिक बनाने का विशिष्ट गुण पाया जाता है। अब देखिए अगला पॉइंट है, कह रहा है उपसंयोजन यौगिकों के आबंधों में दिशात्मक गुण क्यों पाए जाते हैं। दिशात्मक गुण क्यों होते हैं, यानी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज क्यों पाई जाती है। क्यों उपसंयोजन यौगिकों में विशिष्ट चुंबकीय तथा ध्रुवण घूर्णक गुण पाए जाते हैं। तो 3 प्रश्नों का उत्तर वर्नर नहीं दे पाए, या वर्नर का सिद्धांत नहीं दे पाया कि विशिष्ट गुण क्यों पाए जाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डायरेक्शनल क्यों होते हैं, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैग्नेटिक और पोलर जो रोटेशन है ऐसे गुण क्यों शो करता है। उपसंयोजन यौगिकों में आबंधन की प्रकृति को समझने के लिए अनेक प्रस्ताव दिए गए तथा संयोजकता आबंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थियरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यानी CFT, लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत यानी LFT, आणविक कक्षक सिद्धांत यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। हम यहाँ केवल VBT तथा CFT के प्राथमिक विवेचन पर ही अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो देखिए कौन कौन से वर्नर थ्योरी का द्वारा प्रश्न नहीं उत्तर दिए मिले, तो ये पूछा जा सकता है नीट में। और बाकी जो थ्योरियाँ दी गई हैं कि उपसंयोजन यौगिकों में आबंधन की प्रकृति को समझने के लिए अनेक प्रस्ताव दिए गए तथा संयोजकता यथा जैसे कि VBT, CFT, LFT, MOT, ये थ्योरियाँ जो दी गई इस उपसंयोजन यौगिकों में आबंधन को समझाने के लिए, तो इनमें कुछ नीचे दी गई हैं जिनका वर्णन किया जा रहा है और उन्हीं को अभी हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले संयोजकता आबंधन सिद्धांत, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए कह रहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार लिगेंडों के प्रभाव में धातु परमाणु या आयन अपने N-1D NS NP अथवा NS NP ND कक्षकों का उपयोग संकरण के लिए कर सकता है, जिससे विभिन्न ज्यामितियों जैसे अष्टफलकी यानी ऑक्टाहेड्रल, चतुष्फलकी यानी टेट्राहेड्रल, वर्ग समतली यानी स्क्वायर प्लेनर आदि के समकक्ष कक्षक उपलब्ध हो सके। 5.2 में यहाँ दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास कक्षक हैं, चाहे वो N-1D हो
NS NP अथवा NS NP ND कक्षकों का उपयोग संकरण के लिए कर सकता है। लिगेंडों के प्रभाव में धातु परमाणु या आयन अपने N-1D NS NP अथवा NS NP ND कक्षकों का उपयोग संकरण के लिए यानी हाइब्रिडाइजेशन के लिए कर सकता है। हाइब्रिडाइजेशन हम पीछे पढ़ चुके हैं। कह रहा है ये संकरित कक्षक उन लिगेंड कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं यानी ओवरलैपिंग करते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन युगल आबंधन के लिए इन्हें दान करते हैं, यानी उनके गले मिलते हैं जो इन्हें इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। इन्हें निम्न उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया गया है। तो कक्षकों की संख्या तथा संकरणों के प्रकार, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि समन्वयन संख्या, इसको थोड़ा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन तो 3 P में है, 1 S तो 4, तो sp3। इसका स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकी। या फिर 4 होगा तो एक ये स्थिति हो सकती है कि D का 1 हो, S और P के 2 हो, तो 2 1 3 1 4, तो स्क्वायर प्लानर होगा अगर ये स्थिति बनेगी। अगर 5 है कोऑर्डिनेशन नंबर तो sp3d हो जाएगा, 3 1 4 1 5, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल शेप स्ट्रक्चर होगा। अगर 6 हो जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर तो sp3d2 यानी ऑक्टाहेड्रल होगा। या फिर 6 है तो sp3d2 की बजाय d2sp3 होगा, ये भी ऑक्टाहेड्रल है। तो यहाँ पर ये शेप हमको बताए गए हैं कि अगर ये कोऑर्डिनेशन नंबर है तो ये हाइब्रिडाइजेशन होगा, और अगर ये हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ये उसकी आकाशीय वितरण यानी संरचना होगी। अब देखिए कह रहा है कि संयोजकता आबंधन सिद्धांत के आधार पर संकुल यानी कॉम्प्लेक्स के चुंबकीय व्यवहार से सामान्यतः इसकी ज्यामिति का अनुमान लगाया जा सकता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि संयोजकता आबंधन सिद्धांत के आधार पर संकुल के चुंबकीय व्यवहार से सामान्यतः इसकी ज्यामिति का अनुमान लगाया जा सकता है। तो इसकी ज्यामिति का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है, इस बात को हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रतिचुंबकीय अष्टफलकीय संकुल है C0NH3 का होल 6 + 3 में जो कोबाल्ट आयन है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 है अवस्था में तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d6 है। तो इसकी संकरण योजना निम्न प्रकार से है, तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए जो कोबाल्ट होता है हमारा, इसका एटॉमिक नंबर 27 होता है, 27। तो देखिए इसको लिखेंगे अगर तो 1s 2s 2p 3s 3p 3d। अब इसको हम लोग भरेंगे तो 2 2 6 2 6, तो ये हमारा 10 8 18 भर गया, 18 और 9 8 17, 3d9 यहाँ पहुँच रहा है। देखिए थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे बीच में 4s भी होता है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, तो 4s में 2 हो जाएगा तो ये 3d7 हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा साफ बना लेते हैं। 27 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, 2 2 4 6 2 6 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, 10 10 20 7 27 पूरे हो गए। अब देखिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारा कोबाल्ट है,
तो जाहिर सी बात है कि इससे 3 इलेक्ट्रॉन हमको निकालना पड़ेगा, तभी C0+3 स्टेट में पहुंचेगा। तो ये देखिए ये वाले पूरे 2 निकल जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। तो ये हमारा 3D6 बचेगा। तो 3D6 स्टेज में हमारा C0+3 आयन होगा। अब ये कैसा है, तो ये ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इसकी ऊर्जा ज़्यादा है तो पहले इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फिर उसके बाद ये है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो जो ऊर्जा का क्रम होगा उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो कुल मिला के 3D6 स्टेज में ये बात पहुंच जाएगी। तो वही कह रहा है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D6 है। इसकी संकर्ण योजना निम्न प्रकार से है। अब देखिए 3D6 है तो D में हमारे 5 उपकोष होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। D खुद ही उपकोष है। तो D सबसेल में 5 कक्षक हैं, 1 2 3 4 5। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हमको भरना है। तो पहले हमने सिंगल एक इलेक्ट्रॉन भर दिया तो 5 हो गए, फिर विपरीत चक्कर का 6वां इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। 4s4p ये खाली है, इनके आगे वाले हैं जैसे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s। तो 4p आगे है, 4s आगे है। 4s हमने क्रम से लिखा था, लेकिन ऊर्जा का क्रम अगर देखेंगे, वो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम हमने लिखा। ऊर्जा के क्रम में 3d पहले आएगा, 4s बाद में। तो यहाँ के देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए और एक इसका निकला, तब जाके C0+3 बना। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, 4p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। तो C0+3 के D2sp3 संकरित कक्षक कैसे हो जाएंगे हमारे। तो यहाँ पर देखिए गहराई से देखिए कि ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है पूरे आपस में बना लिए, मतलब जोड़ा बना लिए। जब जोड़ा बनाएंगे तो इस 5 में से 2 खाली रह जाएंगे। तो D के 2 खाली हैं इसलिए D2 लिखा है, S का 1 खाली है इसलिए S लिखा है, P के 3 खाली हैं इसलिए 3 लिखा है। तो D2sp3 संकरण लिखा है। तो कैसे लिखा है बात को हमें समझना होगा। अब देखें यहाँ पर C0NH3 का होल 6+3 आंतरिक कक्षक या निम्न प्रचक्रण संकुल। इसको थोड़ा इंग्लिश में देखते हैं। इनर ऑर्बिटल आर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल आर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स यानी आंतरिक कक्षक या निम्न प्रचक्रण संकुल। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है कि ये जो आपस में जोड़े बना लिए थे उसी तरह जोड़े बनाए, लेकिन ये जो खाली हो गए 2 इसके तो ये भी आ गए, और 4 ये जो D2sp3 आपस में ओवरलैप किए हैं, एक साथ आ गए, गले से गला मिला लिए, कंधे से कंधा मिला लिए। तो इनमें जो है क्या होगा कि ये जो NH3 के 6 हैं, NH3 का होल 6 है जो, तो ये यहाँ पर 6 NH3 अणुओं से प्राप्त 6 इलेक्ट्रॉन युगल। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है हमारे किससे प्राप्त हो जाएंगे, इस NH3 से, जो निम्न प्रचक्रण संकुल है यानी लो स्पिन वाले हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगे 6, और जो कोबाल्ट के 6 थे उनसे मिल करके जो है यहाँ पर देखिए विपरीत चक्रण के, और 6 NH3 जो है पहले वालों के विपरीत चक्रण के, ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो वही कह रहा है, देखिए नीचे पढ़िए और समझिए। कह रहा है 6 NH3 अणुओं से प्रत्येक 1 इलेक्ट्रॉन युगल 6 संकरित कक्षकों में स्थान ग्रहण करता है। ये जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं इनमें स्थान ग्रहण करता है। इस प्रकार संकुल की ज्यामितीय अष्टफलकीय है तथा अयुगलित इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति के कारण यह प्रतिचुंबकीय है। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि 6 इलेक्ट्रॉन हैं जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में अपना स्थान ग्रहण करते हैं, और चूंकि 6 इलेक्ट्रॉन अपना स्थान ग्रहण किए हैं
तो इस प्रकार संकुल की जो ज्यामिति है वो अष्टफलकी यानी ऑक्टाहेड्रल हो जाती है। और चूंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए इसका व्यवहार प्रतिचुंबकीय हो जाता है यानी डायामैग्नेटिक हो जाता है, प्रतिकर्षित करता है दूसरे को, इसलिए प्रतिचुंबकीय है। और प्रतिकर्षण की वजह से कारण क्या है, क्योंकि इसमें पेयरिंग हो चुकी है, तब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। तो इस संकुल के निर्माण के लिए संकरण में आंतरिक डी कक्षक 3D प्रयुक्त हुए हैं। संकुल C0N3 का होल 6+3 आंतरिक कक्षक संकुल यानी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या निम्न प्रचक्रण संकुल यानी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या प्रचक्रण युग्मित संकुल यानी स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स कहलाता है। तो इतने नाम से इसको हम लोग जानते हैं। इतने नामों से इसे हम लोग जानते हैं। अब देखिए कह रहा है कि अनुचुंबकीय अष्टफलकीय संकुल C0F6-3 संकरण sp3d2 के लिए बाह्य कक्षक 4D प्रयुक्त करता है। इसीलिए यह बाह्य कक्षक यानी आउटर ऑर्बिटल या उच्च प्रचक्रण हाई स्पिन या प्रचक्रण मुक्त संकुल यानी स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स कहलाता है। तो अभी हम लोग प्रतिचुंबकीय पढ़े, अब अनुचुंबकीय C0F6 का होल पावर -3 के बारे में पढ़ते हैं और इन दोनों में अंतर स्पष्ट करते हैं। तो पहले देखिए क्या था, ये पूरा अंडरलाइन कर लीजिए और फिर दोनों में अंतर समझते हैं। यहाँ पर D2sp3 संकरण यानी आंतरिक कक्षक है D2, इसीलिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स लिखा गया है। और लो स्पिन है इसलिए निम्न प्रचक्रण यानी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहा गया है या प्रचक्रण युग्मित कॉम्प्लेक्स कहा गया। यहाँ पर क्या है, डी वाला देखिएगा आउटर में आएगा, इसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, CO+3 आयन के कक्षक, वहाँ पर C0 था यानी कोबाल्ट था। यहाँ पर भी देखिए थोड़ा सा बड़ा लिख दिया है, ये गलत किया है, C0F6 है। तो यहाँ भी वही स्थिति होगी, यहाँ पर 4s 4p 4d आगे आ जाएगा, 3d पहले है ही, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d, तो ये 4d आ गया। तो 4s 4p 4d एक क्रम आप लोग याद कर लीजिएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जब हम पहले पढ़े थे परमाणु की संरचना चैप्टर में, तो ये सब वहाँ पर क्रम लिखा हुआ है। तो देखिए फिर वही 3d तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 5 सीधे भर जाएंगे, एक विपरीत चक्रण का भी, ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है। अब C0+3 के D2sp3 संकरित कक्षक, तब ये स्थिति यहाँ पर बन जाएगी, वैसे इलेक्ट्रॉन रहेंगे, फिर ये आपस में क्या होगा कि sp3d2 ये संकर्ण शो करेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पर देखिए NH3 था तो कोबाल्ट के जो इलेक्ट्रॉन थे वो आपस में पेयरिंग कर लिए थे, तो इस D के 2 खाली हो गए थे। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर फ्लोरीन है तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये पेयरिंग नहीं कर रहे हैं। देखिए तो अब ये आगे वाले को लेना पड़ेगा, तो आगे वाले लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर 4 S का 1 है, P के ये 3 है और D के 2 लिए जा रहे हैं। तो sp3d2 ये आगे वाला D है तो इसलिए इधर लिखा गया है, इसमें पीछे वाला था तो D2 पहले लिखा गया था, तो ये लिए जा रहे हैं। यहाँ ये पेयरिंग नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही इसको अभी हम लोग समझते हैं। तो अब ये जो है यहाँ पर देखिए C0F6 का -3 बाह्य कक्षक या उच्च प्रचक्रण संकुल है, उच्च प्रचक्रण है यानी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि 2 इससे ले लिए गए तो 3 भर बचे, तो यहाँ पर 3D हो गया और यहाँ पर sp3d2 संकर्ण कक्षकों में 6 इलेक्ट्रॉन F- आयनों से 6 इलेक्ट्रॉन युगल यहाँ पर बन गए आपस में जब संकर्ण किए।
तो जब ये 6 भर गए तो अब देखें इसको स्पष्ट रूप से हम लोग समझते हैं। तो कह रहा है चतुष्फलकीय संकुलों में एक यश तथा 3 पी कक्षक के संकरण से 4 समतुल्य कक्षक बनते हैं। एक यश 3 पी कक्षक के संकरण से 4 समतुल्य कक्षक बनते हैं। जाहिर सी बात संकरण के बाद समतुल्य ही बनते हैं, जो चतुष्फलकीय रूप में अभिविन्यसित होते हैं। यह NiCl4-2 के लिए नीचे दर्शाया गया है। यहाँ निकिल +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है तथा आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d8 है। इसकी संकरण योजना को अगले पृष्ठ पर चित्र में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर देखिए दोनों में क्या अंतर है। यहाँ पर देखिए ये पेयरिंग हो गई है जब NH3 था, यहाँ पर पेयरिंग नहीं हुई है जब F था। यहाँ पर पेयरिंग नहीं हुई, आगे वाले कक्षकों का इस्तेमाल हुआ है संकरण में। इन दोनों बातों को हमें समझना है। तो यहाँ पर देखिए अब चित्र में आगे दर्शाया गया है, कह रहा है प्रत्येक Cl- आयन, इसकी बात हो रही है। तो इसमें चतुष्फलकीय रूप में कह रहा है चतुष्फलकीय संकुलों में एक यश तथा 3 पी कक्षक के संकरण से 4 समतुल्य कक्षक बनते हैं, जो चतुष्फलकीय रूप से अभिविन्यसित होते हैं। यह NiCl4-2 के लिए नीचे दर्शाया गया है, जहाँ निकिल +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है तथा आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d8 है। इसकी संकरण योजना को अगले पृष्ठ पर चित्र में दर्शाया गया है। अगले पृष्ठ पर प्रत्येक Cl- आयन एक इलेक्ट्रॉन युगल दान करता है। 2 अयुग्लित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण यौगिक अनुचुंबकीय है। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यौगिक हमारा पैरामैग्नेटिक है। इसी प्रकार NiCO4 की ज्यामिति चतुष्फलकीय परंतु प्रतिचुंबकीय है, यानी डायामैग्नेटिक है, क्योंकि निकिल 0 ऑक्सीकरण अवस्था में है तथा इसमें अयुग्लित इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो देखिए जो NiCl4-2 है वो हमारा अनुचुंबकीय है, यानी पैरामैग्नेटिक है, जबकि NiCO4 ये हमारा प्रतिचुंबकीय है, यानी डायामैग्नेटिक है, क्योंकि यहाँ पर निकिल की ऑक्सीकरण 0 है अवस्था और यहाँ पर +2 ऑक्सीकरण अवस्था। अब ये कैसे है इसको बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो निकिल है हमारा, तो निकिल जो है इसका एटॉमिक नंबर 28 होता है। तो इसका 28 होता है, तो वैसे जैसे उसमें भरे थे वैसे हम लोग भरेंगे। तो देखिए तो इस प्रकार से लिखेंगे 1s2s2p3s3p3d4s4p। अब इसमें भरेंगे तो 2 2 6 2 6 2, तो ये हो गया हमारा कितना 20 हो गया और 8 28। तो अगर निकिल को +2 फॉर्म में करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हम निकाल देंगे, तो इससे निकलेंगे बाहरी कक्षा से, तो 3d8 होगा। तो कुल मिला करके यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन होंगे 3d में। तो देखिए पहले एक इलेक्ट्रॉन भर गए, फिर विपरीत चक्रण के, तो 8 इलेक्ट्रॉन भर गए। अब 4s4p खाली है। अब हमको संकरण कराना है, तो यहाँ पर देखिए पेयरिंग नहीं होगी, यस और पी, तो एक यस है, पी के 3 है, तो sp3 संकरण हो जाएगा। तो NiCl4-2 उच्च प्रचक्रण संकुल है। तो यहाँ पर देखिए जो निम्न वाले होते हैं वो पेयरिंग करा देंगे, जो उच्च वाले होते हैं वो पेयरिंग नहीं करा पाते। तो यहाँ पर देखिए उच्च प्रचक्रण संकुल है, इसलिए वैसे है। अब यहाँ पर जो sp3 संकरण है उसमें 4 Cl- है, तो चारों ऐसे भर के पेयरिंग करा देंगे। तो 4 Cl- से इलेक्ट्रॉनों के 4 युगल, तो 4 Cl- से इलेक्ट्रॉनों के 4 युगल हो गए। तो अब यहाँ पर देखिए
अब यहाँ पर देखिए Cl था तो उच्च प्रचक्कण संकुल था। अगर यहाँ पर Cn हो जाए तो क्या स्थिति होगी? तो निम्न प्रचक्कण संकुल हो जाएगा। तो जब निम्न प्रचक्कण संकुल हो जाएगा तो वो क्या करेगा? इसकी पेयरिंग करा देगा। तो अब देखें यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर देखिए वर्ग समतलीय संकुलों में DsP2 संकर्ण पाया जाता है। NiCN4 का पावर -2। वहाँ Cl था, यहाँ Cn है। इसका एक उदाहरण है जहाँ निकेल +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d8 है। इसकी संकर्ण योजना निम्न है। तो यहाँ पर देखिए Ni+2 वैसे ही होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले एक इलेक्ट्रॉन उसके उल्टी दिशा में चक्कण में फिर भरे जाएंगे तो 2 खाली रहेंगे, बाकी भर जाएंगे। लेकिन ये निम्न प्रचक्कण संकुल है। यहाँ पर जो Cn है ये क्या करेगा? इसमें पेयरिंग करा देगा। तो यहाँ पर जब पेयरिंग होगी तो 4 भर जाएंगे, 1 खाली हो जाएगा। तो इसी का D मिल करके और ये S और ये P DsP2 बना लेंगे, क्योंकि P के 2 यहाँ 1 नहीं यूज होगा। P के 2 और S का 1 और ये D का 1 यूज हुआ तो DsP2 संकर्ण हो जाएगा। तो यहाँ NiCN4 है, चूँकि 4 है तो इसलिए 4 लिए गए हैं और चारों में पेयरिंग हो जाएगी। तो 4Cn- समूह से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों के 4 युगल। यहाँ पर जितना होगा उतना ये लिए जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए Cl 4 थे तो यहाँ पर 4 लिए गए, चाहे इधर से लिए जाए चाहे इधर से। तो अब देखिए क्या कह रहा है। प्रत्येक संकरित कक्षक एक साइनाइड आयन से 1 इलेक्ट्रॉन युगल प्राप्त करता है। अयुगलित इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति के कारण संकुल प्रतिचुंबकीय है। क्योंकि कोई भी अयुग्मित यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सबके जोड़े हैं, इसलिए प्रतिचुंबकीय डायामैग्नेटिक। यह मुख्य रूप से ध्यान देने योग्य है कि संकरित कक्षकों का वास्तविक अस्तित्व नहीं है। वास्तव में संकर्ण प्रयुक्त परमाणु कक्षकों के तरंग फलन का एक गणितीय परिचालन है। तो इसको याद रखिए कि जो संकरित कक्षक है इनका वास्तविक अस्तित्व नहीं है, ये केवल गणितीय परिचालन है तरंग फलन का। तो इसको थोड़ा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है it is important to note that the hybrid orbital do not actually exist. Actually नहीं exist करते hybrid orbital. In fact, hybridization is a mathematical manipulation of wave equation for the atomic orbitals involved. तो इस प्रकार से चीज़ हमने पढ़ा। अब आ जाता है उपसर्ग संयोजन यौगिकों के चुंबकीय गुण। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।